बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और घर पर सुरक्षित भी होंगे। तो आइए बच्चों, देख लेते हैं हम आज के एपिसोड में क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड में कक्षा 9 में हम गणित का पाठ, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उसके बाद सामाजिक विज्ञान का पाठ, कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा, इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए हम विज्ञान में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में भारत में राष्ट्रवाद के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार अपने कॉपी और कलम के साथ और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 9 का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रैखिक समीकरण के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आइए जल्दी से एक बारी हम लोग इसके बारे में जान लें। तो दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण उस समीकरण को जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और इसके अंदर a, b और c हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b कभी भी शून्य नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, आइए हमें किसी भी समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर c बराबर 0 के रूप में लिखना होता है, जहां पे ax हमारे पास 0 के बराबर नहीं होता, by भी 0 के बराबर नहीं होता, c हमारा 0 के बराबर होता है। ओके दोस्तों, आइए। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था। आइए अब और कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के हमें दो हल अलग अलग ज्ञात करने हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले समीकरण लिखा 2x प्लस वाई बराबर 7। अब दोस्तों, हमने इस समीकरण के अंदर x का मान 0 रखा। आइए देखते हैं y का मान क्या आता है x का मान 0 रखने पर। जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 2 गुना 0 प्लस y बराबर 7। जब हमने इसको हल किया तो y का मान हमें ज्ञात हुआ 7। तो इसका मतलब ये है कि x का मान 0 रखने पर y का मान हमें 7 ज्ञात हुआ। ओके दोस्तों, आइए, ये तो था हमारा इस समीकरण का पहला हल। आइए दूसरा हल ज्ञात करते हैं। अब हम इसी तरीके से समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 में y का मान 0 रखते हैं और देखते हैं कि x का मान क्या आता है। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों, जब हमने y का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 2 गुना x प्लस 0 बराबर 7। तो हमें ज्ञात हुआ 2x बराबर 7। इसका मतलब ये है कि x का मान आया हमारे पास 7/2 और y का मान आया 0। ओके दोस्तों, तो दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर 7 का दूसरा हल है हमारे पास 7/2, 0। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ये कह रहा है कि हमें k का मान ज्ञात करना है, जबकि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हमें हल ज्ञात करना है। ओके दोस्तों, तो हमें इस प्रश्न में समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k के लिए हल दिए हुए हैं 2, 1।
इन 2,1 को समीकरण के अंदर डालकर k का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम किस प्रकार करेंगे, दिए हुए समीकरण में x बराबर 2 y बराबर 1 रखते हैं। तो समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर k। जब हमने इसके अंदर x का मान 2 और y का मान 1 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 1 बराबर k। 2 को 2 से गुना करने पर आया 4 और 3 को 1 से गुना करने पर आया 3 बराबर k। तो यहां से हमें k का मान ज्ञात हुआ 4 प्लस 3 बराबर 7। ओके दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रश्न की। दोस्तों इस प्रश्न में हमें x माइनस 2y बराबर 4 समीकरण का हल ज्ञात करना है कि कौन सा इन दोनों ही हलों में से कौन सा इस समीकरण के बराबर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दिए हुए समीकरण में हम सबसे पहले x का मान 0 और y का मान 2 रखते हैं। तो चलिए देखते हैं, जब हमने समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x का मान 0 और y का मान 2 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 0 माइनस 2 गुना 2 बराबर 4। तो दोस्तों जब हमने इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ कि -4 बराबर हुआ हमारे इस 4 के। तो इसका मतलब ये है कि -4 हमारा इस 4 के बराबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी LHS साइड बराबर नहीं है RHS साइड के। ओके दोस्तों, तो 0,2 दिए हुए समीकरण का एक हल नहीं है। आइए दोस्तों इसी समीकरण के अंदर अब हम x का मान 4 और y का मान 0 रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। जब हमने समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 में x का मान 4 और y का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 4 माइनस 2 गुना 0 बराबर 4। 2 को 0 से गुना करने पर 0 आया, अर्थात इसका मतलब ये है कि 4 बराबर हुआ हमारे इस 4 के। तो यहाँ पे हमारे पास LHS साइड बराबर हो गई RHS साइड के। तो 4,0 हमारे पास दिए हुए समीकरण का एक हल है। ओके दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफ को किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे कहा गया है कि x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण का आलेख खींचिए। तो दोस्तों हम किस प्रकार आलेख खींचेंगे इसका, तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में सीख के आ चुके हैं, सबसे पहले हमें किसी भी समीकरण का हमें हल ज्ञात करना होता है। तो इसी प्रकार जब हम आलेख बनाते हैं तो सबसे पहले हमें हल ज्ञात करना होता है। जब हम हल को ज्ञात कर लेते हैं तो उस हल को हम आलेख पर दर्शाते हैं। तो वो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेख पर दर्शाना कहलाता है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसके हल निकालते हैं। जब हमने इसके हल निकाले तो हमें ये सारे हल ज्ञात हुए। आइए एक एक करके एक एक हल को देखते हैं। जब हमने x का मान 0 रखा तो हमें y का मान 10 कुछ इस प्रकार ज्ञात हुआ। x प्लस वाई बराबर 10, 0 प्लस वाई बराबर 10 और y का मान आ गया हमारा 10। ओके दोस्तों, जब हमने x प्लस वाई बराबर 10 में y का मान 0 रखा तो हमें ज्ञात हुआ x प्लस 0 बराबर 10 और x का मान आ गया हमारे पास यहाँ से 10। आइए जब हमने x का मान 1 रखा तो हमारे पास y का मान 9 कुछ इस प्रकार आया। जब हमने x प्लस वाई बराबर 10 समीकरण में x का मान 1 रखा तो हमारे पास y का मान आया 9। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमने एक समीकरण लिया, उस समीकरण के हमने 3 हल निकाल लिए। 3 हल निकालने के बाद हमारे पास तीनों हल आए 0,10, 10,0 और 1,9। आइए अब इन्हीं बिंदुओं को आलेख पर दर्शाते हैं। तो सबसे पहले 0,10, तो यहाँ पे हमारा हो गया ये पहला हल। दूसरा 10,0, 10,0 को भी हमने इस आलेख पर दर्शा दिया। तीसरा 1,9, 1,9, जब हमने 1,9 को दर्शाया आलेख पे तो हमें दिख रहा है कि जब हम इन तीनों ही बिंदुओं को जोड़ेंगे तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होगी और उस सीधी रेखा का नाम होगा हमारा जो हमें समीकरण दिया हुआ था, क्योंकि हमने ये बिंदु उस समीकरण के द्वारा ही निकाली गई है। x प्लस वाई बराबर 10। ओके दोस्तों, आइए एक और प्रश्न देखते हैं इसी का। x प्लस 2y बराबर 6।
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है दोस्तों, हल निकालने हैं इसके। जब हमने हल निकाले तो हमने कुछ इस प्रकार हल ज्ञात करे। x का मान जब हमने 0 लिया तो y का मान हमें 3 ज्ञात हुआ। जब हमने y का मान 0 लिखा तो हमें x का मान 6 ज्ञात हुआ। जब हमने x का मान 1 रखा तो हमें y का मान 2.5 ज्ञात हुआ। अब हमारे पास 3 हल आ गए, 0,3, 6,0 और 1,2.5। अब हमने इन तीनों ही हलों को, इन तीनों ही बिंदुओं को जब हमने आलेख पर दर्शाया तो हमने कुछ इस प्रकार दर्शाया। 0,3 ये पहला हल हो गया हमारे पास, 6,0 दूसरा हल हो गया और तीसरा 1,2.5। ओके दोस्तों, जब हमने इन तीनों ही बिंदुओं को देखा तो ये तीनों बिंदु एक सीधी आरेख बना रहे हैं। इन तीनों को ही हमने जब जोड़ा और हमने इस सीधी आरेख का नाम x + 2y = 6 रख दिया। ओके दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं, चलिए देखते हैं। जो हमें दिया हुआ समीकरण है उसके अंदर सबसे पहले हमें x का मान 3 और y का मान 4 जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है वो रखना है। सबसे पहले हमने समीकरण लिखा 3y = ax + 7। अब हमने इस 3y = ax + 7 में x का मान 3 और y का मान 4 रखा तो हमें ज्ञात हुआ 3 × 4 = a × 3 + 7। 3 को 4 से गुणा करने पर 12 आया, बराबर a को 3 से गुणा करने पर 3a आया, +7। अब हमने प्लस का 7 बराबर के उस तरफ लेके गए तो हमें ज्ञात हुआ 12 - 7 = 3a। जब हमने 12 में से 7 घटाए तो हमें 5 = 3a ज्ञात हुआ। इसका मतलब a का मान क्या आया हमारे पास, 5/3। ओके दोस्तों, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर है तो कुल किराया y रुपए हो। इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसको आलेख पर दर्शाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो जितनी दूरी तय की गई थी वो कितनी थी, x किलोमीटर, और पहले किलोमीटर का किराया था हमारे पास 8 रुपए और उसके बाद का किराया था x - 1 × 5। ओके दोस्तों, जिस प्रकार से हमें प्रश्न दिया हुआ था हमने उस प्रकार से सारे चीजों को लिख लिया। तो दोस्तों हमारे पास कुल किराया कितना बचा, जब हम लोग पहले किलोमीटर को और उसके बाद दूरी जितनी तय की गई है उन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल किराया। और कुल किराया हमें नहीं पता तो हमने क्या माना, y। तो y बराबर हुआ हमारे पास 8 जमा x - 1 × 5। जब हमने इसको हल किया तो हमें ज्ञात हुआ y = 8 + 5x - 5। ओके दोस्तों, अभी जब हमने इसको आगे हल किया तो y = 5x + 3। तो जब हमने इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा तो हमने लिखा 5x - y + 3 = 0। अब हम समीकरण के इस रूप से हल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों इस समीकरण के अंदर जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान आया हमारे पास 5 × 0 - y + 3 = 3। तो दोस्तों x का मान 0 रखने पर y का मान आया 3 और y का मान 0 रखने पर हमारे पास x का मान आया 5x - 0 + 3 = -3/5। ओके दोस्तों, तो हमारे पास y का मान 0 रखने पर x का मान आया -3/5। तो दोस्तों हमारे पास हल कितने हो गए, 2, 0,3 और 0.6,0। अब हमने इन दोनों ही हलों को आलेख पर दर्शाया। 0,3 तो ये हमारे पास एक हल हो गया, दूसरा हल हुआ हमारे पास -0.6,0। अब तो हमने इन दोनों ही बिंदुओं को जोड़ दिया और उस आलेख का नाम रख दिया y = 5x + 3। ओके दोस्तों,
आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा रैखिक समीकरण के कुछ अतिरिक्त प्रश्न और दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख के बारे में भी हमने चर्चा की। तो दोस्तों अगली वीडियो में भी हम लोग कुछ इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो हमारे परीक्षा के माध्यम से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज इस स्मार्ट क्लास में हम अर्थशास्त्र के पाठ 5 को पढ़ेंगे जिसका नाम है कृषि एवं खाद्यान्न सुरक्षा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में और उसके बाद हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें उपभोक्ता पदार्थों को सार्वजनिक रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि वे सभी उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्यों पर एक निश्चित मात्रा में प्राप्त हो सके। दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य पदार्थों के वितरण से जुड़ी हुई है, जिसमें सार्वजनिक का अर्थ है कि सभी लोगों और उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ प्राप्त हो सके, वो भी एक निर्धारित मूल्य पर। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि सार्वजनिक वितरण के लिए ये खाद्यान्न कहाँ से आता है। दोस्तों भारत सरकार, भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एकत्रित किए गए खाद्यान्न भंडार में से लोगों के बीच जो कि निर्धन परिवारों से होते हैं उनके बीच इस खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था करती है। दोस्तों हमारे देश के सभी भागों में खाद्यान्नों को उचित मूल्यों पर बेचने के लिए सरकार द्वारा नियंत्रित राशन की दुकानें हैं, जिन्हें हम उचित मूल्य की दुकानें भी कहते हैं। दोस्तों ये उचित मूल्य की दुकानें हमारे देश तथा राज्य के सभी गांवों, शहरों, महानगरों में फैली हुई हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें क्यों कहा जाता है। दोस्तों इन दुकानों को उचित मूल्य की दुकानें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर खाद्यान्न बाजार मूल्यों से कम दाम पर विक्रय किए जाते हैं। इसका कारण ये है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो लोग खाद्यान्न को आसानी से खरीद सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। दोस्तों वर्तमान में उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन जैसी अत्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है। दोस्तों कोई भी परिवार जिसके पास राशन कार्ड हो वो यहाँ से राशन खरीद सकता है। दोस्तों राशन कार्ड राशन की आपूर्ति के साथ साथ राशन की मात्रा का भी निर्धारण करता है। दोस्तों ये राशन कार्ड 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अति निर्धन व्यक्तियों के लिए अंत्योदय राशन कार्ड और दूसरा राशन कार्ड है निर्धनता रेखा से नीचे व्यक्तियों के लिए बीपीएल राशन कार्ड। बीपीएल का अर्थ है बिलो पॉवर्टी लाइन। तीसरा राशन कार्ड का प्रकार है अन्य लोगों के लिए एपीएल कार्ड, जिसका अर्थ है अबव पॉवर्टी लाइन। दोस्तों चौथा राशन कार्ड का प्रकार है अन्नपूर्णा योजना का राशन कार्ड।
दोस्तों ये राशन कार्ड 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले असहाय वरीय नागरिकों के लिए होते हैं। दोस्तों ये सभी राशन कार्ड अलग अलग रंग के होते हैं। दोस्तों सरकार ने पिछले कई सालों में गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत से कार्यक्रम चलाए हैं और कुछ कार्यक्रमों को पुनर्गठित किया है। दोस्तों अभी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का निर्माण खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यक्रमों में आता है, जो कि खाद्य सुरक्षा योजनाएं कहलाती हैं। चलिए दोस्तों एक एक करके कुछ खाद्य सुरक्षा योजनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पहला कार्यक्रम है मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम इंग्लिश में मिड डे मील स्कीम भी कहते हैं। दोस्तों दूसरी योजना है अंत्योदय अन्न योजना, तीसरी योजना है अन्नपूर्णा योजना और चौथी योजना है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। चलिए दोस्तों अब एक एक करके इन सभी योजनाओं के बारे में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं मिड डे मील स्कीम से, यानी कि मध्याह्न भोजन योजना से। दोस्तों ये योजना 15 अगस्त 1995 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था कि बच्चों की पोषण स्थिति पर बल देना और उनकी स्थिति में सुधार करना। दोस्तों ऐसा करके सरकार प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना चाहती है। दोस्तों भारत देश के सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 के सभी बच्चे इस योजना में शामिल हैं। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम छात्रों के मध्याह्न भोजन के लिए राज्य सरकार को निःशुल्क खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। इस निःशुल्क खाद्यान्न में धान तथा गेहूं शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अंत्योदय अन्न योजना के बारे में। दोस्तों यह योजना दिसंबर 2000 में आरंभ की गई थी। दोस्तों यह योजना सरकार द्वारा निर्धनों में भी निर्धनतम व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि सरकार निर्धन में से निर्धनतम व्यक्तियों की पहचान किस प्रकार करती थी। दोस्तों इन व्यक्तियों की पहचान राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन रहने वाले परिवारों में से की जाती थी। दोस्तों शुरुआत में इस योजना के तहत हर निर्धन परिवार को गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए प्रति किलो चावल की अत्यधिक रियायती दर पर कुल 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन दोस्तों इसे 1 अप्रैल 2002 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दिया गया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अन्नपूर्णा योजना के बारे में। दोस्तों अन्नपूर्णा योजना सन 2000 से 2001 में आरंभ की गई थी। दोस्तों इस योजना का आरंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। दोस्तों अन्नपूर्णा योजना में प्रति व्यक्ति को प्रति माह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि ये खाद्यान्न किन लोगों को उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों अन्नपूर्णा योजना के तहत ये खाद्यान्न 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग वाले लोगों जो कि असहाय वृद्ध हैं उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों 2002 और 2003 से यह योजना राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को मिलाकर बनाए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के साथ राज्य सरकारों को स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों अन्नपूर्णा योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को आवश्यक धनराशि वित्त मंत्रालय द्वारा अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की जा रही है। चलिए दोस्तों अब चौथी खाद्यान्न योजना के बारे में जानते हैं।
जो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। दोस्तों, यह कार्यक्रम नवंबर 2004 में आरंभ किया गया था। दोस्तों, यह कार्यक्रम हमारे देश के 150 सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में चलाया जा रहा है। दोस्तों, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य है कि इन सर्वाधिक पिछड़े जिलों में आर्थिक व सामाजिक एवं सामुदायिक परिस्थितियों के निर्माण द्वारा पूरक मजदूरी रोजगार यानी कि सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट उत्पन्न कर खाद्य सुरक्षा प्रदान करना। दोस्तों, जो जिले इस कार्यक्रम से लाभान्वित होते हैं वे जिले ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में आते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक निर्धन परिवार के एक सक्षम व्यक्ति को 100 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति हमारे देश में क्या है। दोस्तों, भारत सरकार ने 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की। दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण एवं वितरण के क्षेत्रों में किसानों तथा उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करता है। दोस्तों, ये बात तो हमने जान ली कि खाद्यान्नों के वितरण के लिए सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों का निर्माण किया। दोस्तों, अब जानते हैं कि सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पीछे क्या उद्देश्य था। दोस्तों, इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य था समाज के सबसे कमजोर वर्गों को उचित मूल्य पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करना। दोस्तों, शुरुआत में ये सार्वजनिक प्रणाली समाज के सभी वर्गों के लोगों को अति आवश्यक खाद्य पदार्थ प्रदान करती थी। दोस्तों, इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक उपयोगी और कुशल बनाने के लिए विगत वर्षों में सरकार द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव और संशोधन लाए गए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं ये बदलाव और संशोधन क्या क्या थे। दोस्तों, निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को खाद्यान्न की न्यूनतम मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की, जो कि दोस्तों, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत देश के 6 करोड़ से भी अधिक निर्धन परिवारों को विशेष रियायती दरों पर खाद्यान्न की एक निश्चित मात्रा की आपूर्ति कराई जाती थी। इस प्रणाली के अतिरिक्त सन 2000 और 2001 में निर्धनतम लोगों के लिए तथा असहाय वृद्ध नागरिकों के लिए 2 विशिष्ट योजनाएं, अंत्योदय अन्न योजना तथा अन्नपूर्णा योजना भी आरंभ की गई। दोस्तों, इन योजनाओं का क्रियान्वयन सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये थी हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है और भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली कैसे काम कर रही है। उसके बाद दोस्तों, हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ योजनाओं के बारे में जाना, जैसे कि मिड डे मील स्कीम, अंत्योदय योजना, अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। दोस्तों, इसके बाद हमने जाना कि हमारे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति क्या है। दोस्तों, इसमें हमने ये जाना कि विगत वर्षों में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए हमारी देश की सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बहुत से बदलाव और संशोधन किए हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, हम अगली वीडियो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
और उसके बाद हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली कठिनाइयों को जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि खाद्य सुरक्षा में गैर सरकारी संगठनों का क्या योगदान रहा है और वो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार योगदान देती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, इसे और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक से इस पाठ को जरूर पढ़ें। दोस्तों, मैं अब आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक अध्याय कंटिन्यू करेंगे जहां पर हम जान रहे थे बहुत सारी कहानियों के बारे में, जहां पर हमने डॉबेरन और न्यूलैंड के बारे में अब तक बात करी है। इस अध्याय का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए जानते हैं इसके अंदर हम क्या बात करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में, जहाँ पर हम इसकी लिमिटेशंस को जानेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में, जहाँ पर हम ये जानेंगे कि मेंडलीफ ने जो अपनी बहुत अच्छी आवर्त सारणी दी थी वो उसको बना कैसे पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत से, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इतना जानते हैं कि उन्होंने कहा था हर 8वें तत्व की प्रॉपर्टी पहले तत्व जैसी होगी और उसका अल्टीमेट आंसर ये निकल रहा था कि उन्होंने जो 7 लाइन की टेबल बनाई थी उसमें आपको सिर्फ 7 चीज़ों की प्रॉपर्टी याद रखनी है और आपको 56 के 56 एलिमेंट्स उस समय खोजे जा चुके थे उन सब के बारे में प्रॉपर्टी का एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो आज हम इसकी लिमिटेशंस को जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहली लिमिटेशन से। तो उनकी पहली लिमिटेशन ये थी कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। चलिए उनकी टेबल देख लेते हैं एक बार। तो ये थी उनकी टेबल। यहाँ पर कैल्शियम को ढूंढिए, आपको दिख रहा है कहीं पर? ये रहा कैल्शियम। दरअसल इनका कहना था कि जो कैल्शियम है सिर्फ उस तक ही ये सिद्धांत लागू होता है, यानी कि कैल्शियम के ऊपर और कैल्शियम से पहले के जितने भी एटम्स हैं उनके ऊपर ये रूल फॉलो होता है। इसके बाद जितने भी एटम हैं वो इस रूल को फॉलो करते ही नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसे समझते हैं। दरअसल यहाँ पर न्यूलैंड का क्या कहना था कि जो पहला ग्रुप है उनमें सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, परंतु यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन तक की प्रॉपर्टी सेम थी, क्योंकि कैल्शियम के बाद आता है कोबाल्ट एंड निकल और ब्रोमीन और वो इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी सेम है, नीचे के तत्व की प्रॉपर्टी सेम नहीं है। ऐसा ही इसके अगले ग्रुप में हुआ, यहाँ पर भी सिर्फ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। इसके आगे में भी सिर्फ 3 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है और इसके बाद तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि ऊपर के जो 2 एलिमेंट हैं ये रूल को फॉलो कर रहे हैं और नीचे वाले एलिमेंट फॉलो कर ही नहीं रहे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इन्होंने इसे परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से डाला था। तो जितने भी हल्के तत्व हैं वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं और जैसे जैसे एटम भारी होता जा रहा है इस रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा।
तो ये था न्यूलैंड के जो इन्होंने सारणी दी थी उसकी पहली सीमा कि ये कैल्शियम के बाद फॉलो नहीं हो पा रहा था। इनकी दूसरी दिक्कत क्या थी, चलिए उसको समझते हैं। न्यूलैंड ने कल्पना कर ली कि प्रकृति में सिर्फ 56 एलिमेंट ही हैं। दरअसल देखा जाए तो डॉबेराइनर के टाइम पे लगभग 30 एलिमेंट थे और जब वो अपनी टेबल दे रहे थे तब तक लगभग 56 खोजे जा चुके थे। परंतु फिर भी कहीं ना कहीं किसी रीज़न से न्यूलैंड ने ये मान लिया कि 56 एलिमेंट हमने खोज लिया, अब इसके बाद कोई एलिमेंट खोजा जा ही नहीं सकता। तो उससे दिक्कत क्या आ गई कि उन्होंने अपनी टेबल में 56 के 56 एलिमेंट कैसे भी डाल दिए। अब उसके बाद जो नया एलिमेंट खोजा गया उसको कहाँ डाला जाए। मान लीजिए इसके बाद अगर हम हीलियम को खोज लेते हैं तो हाइड्रोजन और लिथियम जो है, तो हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान, परंतु लिथियम से कम होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा और लिथियम को थोड़ा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप टेबल को थोड़ा आगे शिफ्ट करते हैं, हर 8वें जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होने का लॉजिक ही खराब हो जाता है। तो देखा जाए तो एक भी नया एलिमेंट डालने से पूरी टेबल खराब हो रही थी और उन्होंने जो टेबल थी उसमें ऐसा कुछ बनाया ही नहीं कि नया एलिमेंट डाला जा सके। तो इस वजह से जितने भी नए एलिमेंट थे उनको न्यूलैंड की टेबल में कोई जगह नहीं मिली। तो ये दूसरी दिक्कत हो गई। परंतु इनकी दिक्कत यहीं पे ख़त्म नहीं होती, इसके बाद भी कुछ दिक्कतें थी। तीसरी दिक्कत ये थी कि अपनी सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को। अब उन्होंने ये बताया कि कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम है, तो साथ में डाल देते हैं। अब साइंटिस्ट ने ये बात तो मान ली, परंतु यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि उन्होंने कुछ असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। जैसे कि कोबाल्ट और निकल को आपने एक ग्रुप में डाला, इट्स ओके, परंतु कोबाल्ट और निकल को उन्होंने डाला हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। परंतु ना तो कोबाल्ट की प्रॉपर्टी इन तीनों से मिलती है, ना ही निकल की। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी मिलती है आयरन के साथ, यानी कि Fe। तो कोबाल्ट और निकल को तो आयरन के साथ होना चाहिए, तो उन्होंने हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ डाल दिया। गलत जगह पे डाला, ये तो दिक्कत वाली बात है। आपने साथ में रखा है परंतु प्रॉपर्टी तो मैच करनी चाहिए। और ये सिर्फ कोबाल्ट और निकल के साथ नहीं था, उन्होंने बहुत सारे तत्व थे जिनको साथ में रखा था और इन सब के साथ ये इशू आ रहा था। तो ये इनकी तीसरी सीमा थी। अब ये बहुत सारी सीमा हो गई, इस वजह से इसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके बाद सर आए मेंडलीफ। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया और एक बहुत अच्छी सारणी हमें बना कर दी। और उन्होंने जो सारणी बनाई थी, अभी जो हमारी नई आवर्त सारणी है वो भी उन्हीं से इंस्पायर्ड है, उन्हीं से काफ़ी हद तक फॉलो करके बनाई गई है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जब वो सारणी बना रहे थे तब 63 तत्व ढूंढे जा चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड बना लिए और हर कार्ड उन्होंने एक एटम के लिए रिजर्व कर दिया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने हर कार्ड पे एटम का नाम लिखा, उसके अंदर एटम की प्रॉपर्टी लिखी, जैसे कि वो ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कैसे करता है, उसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है। तो ये सारी चीज़ें लिखकर उन्होंने एक एटम के लिए एक कार्ड बनाया और ऐसे उन्होंने 63 कार्ड बनाए और उसको परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से अरेंज करना शुरू कर दिया। तो अब तक आप एक बात देखेंगे, डॉबेरायर ने भी परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया, उसके बाद न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान का इस्तेमाल किया और अब मेंडलीव जो आए उन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान का ही इस्तेमाल किया। तो उन्होंने सबसे पहले सबसे हल्का एलिमेंट रखा और उसके बाद उन्होंने उससे भारी एलिमेंट रखना शुरू कर दिया परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगला एलिमेंट जो उन्हें रखना है वो है येलो वाला कार्ड, और येलो वाले कार्ड की प्रॉपर्टी मिलती है पहले वाले कार्ड से। तो उन्होंने क्या किया, येलो वाले को उठाकर पहले वाले के नीचे रख दिया। अब इसके बाद मान लीजिए कि उन्होंने रेड वाले कार्ड को रखना है, तो रेड वाले को येलो वाले के साथ रखना चाहिए उसके अगले वाले जगह पे। परंतु रेड का क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी सेकंड वाले से मैच नहीं करती, उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है थर्ड वाले से। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उसे रख दिया थर्ड वाले के नीचे। तो जाहिर सी बात है, अब आप सोच रहे होंगे कि सेकंड और थर्ड जो रखे हैं उन्होंने येलो और रेड, उसके बीच में क्या आएगा, यानी कि सेकंड वाले के नीचे क्या आएगा। दरअसल इसके लिए मेंडलीफ ने कहा कि उसके नीचे एक ऐसा एलिमेंट आएगा जब तक खोजा ही नहीं गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी थर्ड वाले से मैच करती है। इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट ऐसा भी है जिसकी प्रॉपर्टी सेकंड वाले से मैच करेगी, परंतु हम उसे अब तक खोज नहीं पाए हैं। फ्यूचर में जब हम उसे खोज लेंगे तो उसे उस जगह पर रख दिया जाएगा। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी पूरी टेबल बनाई, जिस टेबल में काफ़ी सारी जगह पे खाली खाली जगह थे, जिन पे मेंडलीफ का कहना था कि फ्यूचर में खोजे गए एलिमेंट रखे जाएंगे। साथ में ही कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ पर उन्होंने एक साथ 2-2 कार्ड रखे थे। यहाँ पर उन्होंने यही लॉजिक दिया जो न्यूलैंड ने दिया था,
उन्होंने कहा कि इन परमाणुओं की जो गुण है वो इतने ज़्यादा समान है कि इन्हें साथ में रखना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने इन्हें साथ में रखा है। यहाँ पर जो इस टेबल में कॉलम बने, इन कॉलम को उन्होंने नाम दिया ग्रुप का, और यहाँ पर जिस टेबल में रोज़ बने हैं, इन रोज़ को उन्होंने नाम दिया पीरियड्स का। तो यहाँ पर उन्होंने अपने टेबल को पीरियड्स एंड ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और यहाँ पर जो उनकी टेबल बनी थी वो एक्चुअल टेबल कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जगह पर खाली खाली स्थान है, और काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर एक साथ 2 या 3 एलिमेंट को रखा गया है। तो ये थी उनकी आवर्त सारणी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या क्या परेशानी थी। दरअसल ये बहुत अच्छी सारणी थी और इसे एक्सेप्ट भी किया गया था, परंतु इसके अंदर कुछ इश्यूज आए जिस वजह से इसे रिफॉर्म किया गया बाय हेनरी, और फिर हेनरी ने क्या किया, हमें हमारी आवर्त सारणी दी जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या था, इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हमने जाना न्यूलैंड के अस्तक सिद्धांत के बारे में, जहां हमने उसकी लिमिटेशंस को जाना। उसके बाद हमने देखा कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी कैसे बनाई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसकी उपलब्धियां क्या थीं और उसकी सीमाएं क्या थीं। साथ में ही हम जानेंगे हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी के बारे में। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट 4। पहला प्रश्न, अष्टक सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह केवल भारी तत्वों तक ही लागू था। ऑप्शन बी, यह केवल कैल्शियम तक ही लागू था। ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, एंड ऑप्शन डी, दोनों गलत हैं। दूसरा प्रश्न, मेंडलीफ ने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए किस उपसर्ग को चुना था? ऑप्शन ए, नियो। ऑप्शन बी, आइसो। ऑप्शन सी, 1, एंड ऑप्शन डी, एका। तीसरा प्रश्न, मेंडलीफ के समय में कितने तत्वों की खोज हो गई थी? ऑप्शन ए, 30। ऑप्शन बी, 56। ऑप्शन सी, 63, एंड ऑप्शन डी, 118। चौथा प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस गुण पर आधारित थी? ऑप्शन ए, प्रोटॉन की संख्या। ऑप्शन बी, परमाणु भार। ऑप्शन सी, परमाणु संख्या, एंड ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पांचवा प्रश्न, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने समूह थे? ऑप्शन ए, 8। ऑप्शन बी, 7। ऑप्शन सी, 18, एंड ऑप्शन डी, 6। सही उत्तर पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का सी, चौथे का बी, एंड पांचवें का ए। नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। दोस्तों, पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज के हमारे बिंदु कौन कौन से हैं। आज हम खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन की बात कही थी। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि 1917 में अधिक बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति पहुंची थी। ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार का यह आरोप निराधार था। दोस्तों, 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः 1 महीने तक चला। दोस्तों, अब रबी की फसल अच्छी हुई और सरकार ने दमनकारी नीति भी बदल दी, तो गांधी जी ने यह सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषणमूलक कानूनों का विद्रोह करने का साहस जगाया। आइए अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खेतिहर थे। दोस्तों, मोपला इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी एवं नायर भूस्वामी उच्च जाति हिंदू थे। अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी संरक्षण प्राप्त था और पुलिस एवं न्यायालय इनका समर्थन करती थी। सन 1921 में एक नई स्थिति पैदा हुई, जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि एवं राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया।
इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता अली मुसालियार को अपना राजा घोषित कर दिया और सरकारी संस्थाओं पर हमले प्रारंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई। दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक बंदी बना लिए गए। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। आइए अब बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह की। फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले में बारदोली ताल्लुक में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान असंतुष्ट रहे और उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पे वे सरदार भी कहलाए। दोस्तों, पटेल ने किसानों की समस्या के लिए बुद्धिजीवियों को जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। के.एम. मुंशी तथा लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बंबई विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद सरकार ने नई जांच समिति का गठन करके लगान की दरों में कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन सफल ढंग से संपन्न भी हुआ। आइए अब किसान सभा के गठन की बात करते हैं। इन प्रारंभिक आंदोलनों ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का भी एहसास कराया। अतः 1920 के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में किसान सभाओं का गठन हुआ। 11 अप्रैल 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। उस समय बिहार में बर्खास्त आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे कांग्रेस ने 1937 में स्वीकार किया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित होने लगी। आइए बात करते हैं मजदूर आंदोलन की। दोस्तों, यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के विकास का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना की जागृति हुई। दोस्तों, 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों के यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ा। सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण मजदूरों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। इसे रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि कर दी और महामारी खत्म होने पर दोबारा सामान्य वेतन देने लगे। इससे मजदूर असंतुष्ट हो गए, क्योंकि मजदूरों को मिल मालिकों के तुष्टीकरण की नीति का पता बाद में चला। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। दोस्तों, गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ मध्यस्थता का प्रयास किया। अंततः उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की। CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल कर उनकी मांगों का समर्थन किया जाए। 1931 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 3 संगठनों में विभाजित हो गया। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि द्वारा समाजवादी विचारों के प्रावाधीन मजदूरों का समर्थन जारी रहा। आइए बात करते हैं जनजातीय आंदोलन की। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह एक स्थायी तत्व बने रहे। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए, जैसे दक्षिण भारत के पुराने रंपा प्रदेश में 1916 में विद्रोह हुआ। इसने 1922-1924 में अलमुरी सीताराम राजू के नेतृत्व में एक बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। 6 मई 1924 में राजू को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार दी गई।
अक्टूबर 1914 में उड़ीसा के दासपल्ला में खोंड विद्रोह शुरू हुआ। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया। खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने खेड़ा आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, मजदूर आंदोलन तथा जनजातीय आंदोलन इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम भारतीय राजनीतिक दलों की चर्चा करेंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, स्वराज पार्टी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदि पार्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। भारत में राष्ट्रवाद। आइए कुछ प्रश्नों को जानते हैं। पहला प्रश्न है, खेड़ा आंदोलन भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। मोपला किस धर्म के अनुयायी थे? सनातन, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? फरवरी 1925, फरवरी 1928, जनवरी 1925। इनमें से कोई नहीं। 1920 के दशक में किन किन राज्यों में किसान सभाओं का गठन हुआ? बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। उपरोक्त सभी। अलमुरी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया? 5 मई 1924, 6 मई 1924। उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। इनके सही उत्तर हैं। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।